Okay, good morning all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा और केने दिल्ली। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट जॉब के बैच के अंदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। देखो इस टाइम पे साइकेट्री आपके पता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब के जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनमें मेंटल हेल्थ बड़ा रोल प्ले करती है। मेंटल हेल्थ रोल प्ले कैसे करती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि होता क्या है कि मिडवाइफरी मेडिकल सर्जिकल ये कॉमन सब्जेक्ट है जिस पे स्टूडेंट का ध्यान जाता है और मोस्ट ऑफ द नर्सिंग के स्टूडेंट जितने भी है वो मेंटल हेल्थ में वीक हो जाते हैं क्योंकि उनका सिलेबस ही इतना सा दिया हुआ है, डिटेल में उनको एक्सप्लेन नहीं किया। जीएनएम के बच्चे को यदि आप उनसे पूछोगे, एक्सप्लेन करोगे या कोई क्वेश्चन आप पूछोगे तो वो उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनका सिलेबस ही इतना सा है। आज से यदि 5 या 7 साल पहले की बात करेंगे हम सिलेबस की तो पता है साइकेट्री और पीडियाट्रिक दोनों का एक पेपर आता था जीएनएम के अंदर। ये तो आजकल न्यू गाइडलाइंस में नए अलग अलग दोनों पेपर लगने लग गए और साइकेट्रिक का भी अलग पेपर हो गया है, वरना पहले दोनों पीड्स और साइकेट्रिक का एक ही पेपर आता था। तो दोस्तों जब तक हमने अब तक जो मेंटल हेल्थ में डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन कर लिया मेंटल हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, बिहेवियर नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया टर्मिनोलॉजीज। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की आप लोग सब तैयारी कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकेट्री को समझने में। जिस पर्सन को टर्मिनोलॉजी नहीं आती वो सीजोफ्रेनिया कितना भी पढ़ लेना, क्योंकि सीजोफ्रेनिया जब आप पढ़ने जाओगे तो उसके अंदर सारी चीजें टर्मिनोलॉजी में लिखी होंगी। इल्यूजन, एल्यूसिनेशन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्लॉकिंग, इंसर्शन ऑफ थॉट और कुछ इल्यूजन, दूसरा कोई भी और डेलीरियम, डिमेंशिया। जब तक हम इन टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक हम मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो अब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद आईसीडी-10 पढ़ा। आईसीडी-10 को बेटा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स के नाम पे बोला जाता है इसको। आईसीडी-10 को आईसीडी-10 क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर 10th रिवीजन है, 10 चैप्टर्स है। आईसीडी-10 और डीएसएम में फर्क क्या है? डीएसएम के अंदर हर एक डिजीज को अलग अलग क्लासिफाई किया गया, जैसे एंजाइटी अलग, फोबिया अलग, ओसीडी अलग, इनको अलग अलग दिया गया डीएसएम के अंदर। लेकिन आईसीडी-10 ने क्या किया, इनको एक ग्रुप बना दिया कि यू विल कम अंडर द ग्रुप ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हमने क्यों पढ़ा, हमें कंपटीशन के अंदर क्यों पढ़ना जरूरी है क्लासिफिकेशन को? क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता हो जाएगा भैया न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से। कई बार बच्चे एग्जाम की तैयारी करने चले जाते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछे, हाँ सर ये बताओ न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, नहीं पता। आजकल के बच्चे शॉर्ट ट्रिक बहुत पूछते हैं, कई बार डेली एक ना एक पर्सन मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर जी कौन सी किताब खरीद लूं, सर जी कौन सी किताब खरीद लूं। एक किताब, जैसे उनके माइंड में किसी ने सेट कर दिया होगा कि कंपटीशन की ये बुक खरीद लो। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि YouTube पे वीडियो डलेगी तो नाम लेना भी जायज नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटे, जब तक किसी बच्चे की थ्योरी का बेसिक यदि और या बेस कंप्लीट नहीं है ना, तो आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लेना। आईसीडी-10 कितना लंबा टॉपिक है, कितना डिस्कशन है उसका। आईसीडी-10 के कोई सी भी किताब खरीद लेना, 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्या पेपर 5 क्वेश्चन में से आ जाएगा? तो आप यदि ये सोच के बैठे हो कि आपका जो पेपर है वो किसी एक कॉम्पिटिटिव किताब के पढ़ने से आ जाएगा, वो नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले अपना बेस तैयार करो, अपनी थ्योरी तैयार करो। यदि आपने पीपीएच पढ़ रखा है तो पीपीएच पढ़ने के अंदर सारे कॉजेज, अब पढ़ने का तरीका भी ये नहीं कि पीपीएच में वो कॉजेज पढ़ लिया जी, प्लेसेंटा प्रीविया। कंपटीशन के स्टूडेंट का क्या होता है, एकेडमिक वाला बच्चा तो पढ़ लेगा पीपीएच के कॉजेज, प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि उसको इतना ही लिखना है और एग्जाम के अंदर इतना जाना है। तुम्हें कितना पढ़ना है कि उस प्लेसेंटा प्रीविया यदि कॉजेज में आ गया है तो फिर तुम उसकी डिटेल में घुसो और टाइप्स ऑफ प्रीविया और वो उसके साइन एंड सिम्टम्स कॉजेज जो है वो दोबारा तुम पढ़ो। तो हर टॉपिक जब जाके क्लियर होगा, जब आप कह सकते हो आप थ्योरी के मजबूत पिलर बनने जा रहे हो। और यदि आप छोड़ते जा रहे हो, चलो ठीक है जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये क्यूरियोसिटी डेवलप करो, जब ही काम बनेगा। आप यदि सोच के बैठो, और इस बार इतनी वैकेंसी आई है कि यदि तुम जाग गए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक जाए, इतनी बस वैकेंसी। मैं तो मेरे 15 साल बाद इस कैरियर में देख रहा हूं कि 15 साल या 16 साल नर्सिंग करे हुए मेरे को हो गए कि इतनी वैकेंसी कभी आई हो और एक साथ इतनी जगह। और यदि ये मौका छूट गया तो फिर बड़ा आगे टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में या न्यूरोसिस के बारे में।
दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, या कई लोग इसको न्यूरोसिस भी बोलते हैं। कई लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोसिस। अब ये न्यूरोसिस के अंदर जो क्वेश्चन बनता है आपके गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, पहले तो हम जो किताब बोलती है वो पढ़ लेते हैं। न्यूरोसिस इज ए सिम्टम और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक ग्रुप है जिसके अंदर एंजाइटी, फोबिया, डीसीडी, ओसीडी जो आते हैं, तो ये ग्रुप है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कि सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस पैदा करते हैं और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर सबसे पहली जो चीज आएगी बेटा वो होती है इनसाइट प्रेजेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। इनसाइट होती क्या है? अपने आप को जानने की क्षमता। हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहां हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस कंडीशन में हो, यह जानने की क्षमता को इनसाइट बोलते हैं। अपने आप को जानने की क्षमता। न्यूरोटिक, आपको थोड़ी सी एंजाइटी हुई लेकिन हम भूलते नहीं है ना कि हम तो रामलाल की वाइफ है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें घर जाना है, एंजाइटी में नहीं भूलते। लेकिन यदि यही आपको साइकोटिक सिम्टम्स आ जाए, सिजोफ्रेनिया हो जाए या सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाए, यू विल फॉरगेट द इनसाइट। तो बेटा ये फर्क है, समझ में आ गया? उसके बाद पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ग्रोसली डिस्टर्ब्ड। बेटा देखो 2 शब्द है, क्या है? साइकेट्री को यदि आप मोहब्बत से समझोगे ना तो आपको इतनी अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि आप ये कहोगे वाह। जैसे वो टीटी चाय का ब्रेक आता है, वाह लाजवाब चाय, बाघ बकरी कौन सी आती है, ऐसे ही तुम कहोगे यदि साइकेट्री को दिमाग से समझोगे तो बोलोगे क्या मजा आ गया। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। पर्सनालिटी PERSONALITY, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ग्रोसली डिस्टर्ब। पर्सनालिटी, आपको डिप्रेशन हुआ माइल्ड, आपको एंजाइटी हुई, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। आपको ओसीडी हुआ, आपको डीसीडी हुआ, माइल्ड आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होगी। लेकिन यदि यही आपको सीजोफ्रेनिया हो जाए, सीजोफ्रेनिया में यदि हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया हो जाए, हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया का एक टाइप होता है मेरे दोस्त बहन जी, हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, जाऊं सीजोफ्रेनिया पाएंगे वहां भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मैं बोलता हूं ना इसको कैच कर लिया करो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस पूछे गए और पूछे जाते हैं, इस कारण मैं रिपीट करता हूं। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया के अंदर पर्सनालिटी पूरी डिटोरिएट हो जाती है। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया को सिली बिहेवियर बोला जाता है। सिली, SILLY, सिली बिहेवियर। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया को सिली बिहेवियर बोला जाता है, जिसके अंदर एक पर्सन की पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे लोग न्यूड घूमते हैं, नंगे, ऐसे लोग कपड़े नहीं पहनते, ऐसे लोग ओपनली मास्टरबेट करते हैं, कंकर पत्थर, गंदे कपड़े, गंदी चीजें, गंदी पॉलीथीन कलेक्ट करके रखते। तो आपको समझ में आना चाहिए ये हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सीजोफ्रेनिया के किस टाइप का, सीजोफ्रेनिया का कौन सा टाइप है जिसका प्रोग्नोसिस बड़ा पुअर है। तो जब हम प्रोग्नोसिस की बात करते हैं मींस इंप्रूवमेंट की, देखो भाई साहब हमारे ये कंपटीशन फाइट करेंगे लेट आके, ऐसे अच्छे बच्चों की हमें जरूरत है। जो कौन सा सीजोफ्रेनिया ऐसा है जिसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है? हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका जो एवरेज और जो ट्रीटमेंट और जो रिकवरी की स्टेज है वो बड़ी पुअर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सीजोफ्रेनिया में हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया एक ऐसा है जिसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, जिसका ट्रीटमेंट के अंदर इफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं और पेशेंट की कंडीशन को सही होने में चांसेस कम रहता है। बाकी मेंटल इलनेस इज लाइक ए फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस आर क्योरेबल। आजकल वो डिफरेंशिएशन बंद हो गया। जैसे पहले ब्लैक डेज के अंदर बोला जाता था कि मेंटल इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ द सिन ऑफ द लास्ट बर्थ, पुराने जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण कोई पागल हुआ है।
ये सिर्फ एक हमारी सोसाइटी के अंदर जो मौजूद था, ये क्या था? मिसकंसेप्शंस। मेंटल इलनेस इज ए ब्लैक मैजिक, ये क्या है? मिसकंसेप्शंस। सोसाइटी के अंदर मिसकंसेप्शन है ये कि कोई काला जादू कर देता है तो पागल हो जाता है। मेंटल इलनेस ट्रीट नहीं होती, मेंटल इलनेस वाले को बांध के रखना पड़ता है। मेंटल इलनेस इज द कर्स ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ श्राप है। ये सारे क्या है? मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों, मेंटल इलनेस इज लाइक ए फिजिकल इलनेस विच कैन बी ट्रीटेड। आपको वही हॉस्पिटल जाना है, वहीं आपको गोलियां लेनी है, वही ट्रीटमेंट लेना है और वहीं आपको थेरेपीज लेनी है। आपके इंजरी लग हो जाती है, आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं। साइकेट्री के अंदर मेंटल इलनेस हो जाएगी, आप साइकोथेरेपी के लिए जाएंगे। तो जब हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो इनसाइट प्रेजेंट होती है, पर्सनालिटी और बिहेवियर आपका ग्रोसली डिस्टर्ब होता है और कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज प्रेजेंट। कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज प्रेजेंट। आप देख रहे होंगे कि रियलिटी मींस उस पर्सन को रियलिटी पता होता है। अरे भाई, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको कोई बीमारी बता दी डॉक्टर ने, आप कल हॉस्पिटलाइज होने जा रहे, तो आपको पता तो होगा भाई इस कारण हमें एंजाइटी हो रही है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आपको रियलिटी पता होता है, जब भी तो इनसाइट प्रेजेंट है। वरना सिजोफ्रेनिया वाला तो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, आप पूछोगे कहां हो, वो बोलेगा जी मैं तो पार्क में घूम रहा हूं, मैं तो पिक्चर देख रहा हूं। क्योंकि सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स तो हेलुसिनेशन भी आता है, रिल्यूजन भी होता है। हेलुसिनेशन के अंदर वो देख सकता है ना सामने, ओ वाह क्या अक्षय कुमार फाइट कर रहा है, ये विजुअल हेलुसिनेशन होगा। सामने ना तो पिक्चर चल रही ना कुछ हो रहा, लेकिन उसे फील हो रहा, ये क्या होगा बेटा? उसका विजुअल हेलुसिनेशन। तो ये चीज समझ में आई, कॉन्टेक्ट विद रियलिटी इज प्रेजेंट। और इसके अंदर ऑर्गेनिक कॉजेज एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कॉजेज एब्सेंट। दोस्तों, साइकेट्री के अंदर ICD-10 का फार्मूला यूटिलाइज किया जाता है। ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पहले, नाउ ए डेज विच मेंटल डिसऑर्डर इज क्लासिफिकेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट द मेंटल डिजीजेस। हिंदी में बोलूं, आजकल मानसिक रोगों के अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन यूटिलाइज किया जाता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए? तो भैया वो है ICD-10। ICD-10 के अंदर क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कॉजेज के लिए इन्होंने अलग ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कॉजेज यदि किसी मेंटल डिसऑर्डर का है तो वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होंगे। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ऑर्गेनिक कॉजेज मींस, ऑर्गेनिक कॉजेज का मतलब होता है ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन, कोई ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गई, कोई मेनिंजाइटिस हो गया, कोई एंसेफेलाइटिस हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। आपके दिमाग में किसी बीमारी के कारण कोई डिजीज पैदा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कॉजेस। ये ऑर्गेनिक कॉजेस सिंपल भाषा हो गई। अब साइकेट्री के अंदर इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कौन से हो गए? डेलीरियम, डिमेंशिया। इस डेलीरियम डिमेंशिया को साइकेट्री ने अलग ही क्लासिफाई किया गया, अलग ग्रुप दे दिया है ICD-10 ने। तो भैया न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर तो ऑर्गेनिक कॉजेज एब्सेंट होंगे। उसके बाद अब जब हम इसकी बात करते कि इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते, तो सबसे पहले आता है एंजाइटी, दूसरा होता है भैया फोबिया, तीसरा होता है भैया OCD। OCD का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है भैया डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? DCD। मैं लिखाऊंगा बहन जी, कोई परेशान ना हो। OCD का मतलब होता है, लिख देता हूं आपको वरना प्रॉब्लम होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आप यदि इतने मजे से इनको पढ़ोगे तो आपको मजा रिजल्ट में भी आएगा, और यदि मजे से नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट में भी मजा नहीं आएगा। डिसोसिएटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आधे से ज्यादा तो हमारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं जैसे बोझ लेके बैठे हुए हो, जैसे तुम्हें कोई सजा सुनाई गई हो कि ये मुवक्किल को 1 साल पढ़ना पड़ेगा।
तो जैसे वो सजा वाला दिन काटता है ना, 1 दिन कम, 2 दिन कम, 3 दिन, तो ऐसे स्टूडेंट जीवन में कभी सफल नहीं होते। और जो उस टाइम का मजा लेता है कि हाँ भाई अपने को तो पढ़ना है, वैकेंसी आ गई है, कुछ करना है, कुछ जीवन में करने की तमन्ना है, अपना सब कुछ यही है, तुम यो माता पिता तुम यो वाली भावना यदि कोई रखता है तो वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। अब हमारा हिमांशु भी पढ़ने लगा है, हिमांशु भी सुधर गया है, सिंसियर रहता है, एक विनय से भी उम्मीद है ये भी सुधर जाए तो काम पूरा हो जाए। ओसीडी, डीसीडी, न्यूरोटिक डिप्रेशन, न्यूरोटिक डिप्रेशन। अब देखो बेटा, इस न्यूरोटिक डिप्रेशन, इसको न्यूरोटिक डिप्रेशन क्यों बोला गया है? इस न्यूरोटिक डिप्रेशन इस कारण बोला गया है कि बेटा डिप्रेशन यदि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में क्लासिफाई होता है, यदि डिप्रेशन माइल्ड और मॉडरेट है तो वो न्यूरोटिक होता है, और यदि यही डिप्रेशन सीवियर हो जाए तो साइकोटिक हो जाता है। पिछली बार एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि ईसीटी कैन बी गिवन इन, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वालों ने बोला था डिप्रेशन। मैंने उनको बोला मेरा 500 का नोट गिर गया, डिप्रेशन में आ गया तो क्या करंट लगा दोगे? मेरी बीवी से सुबह लड़ाई हो गई तो क्या मुझे करंट लगा दोगे? अरे जीवन का एक हिस्सा है, माइल्ड डिप्रेशन में हर कोई रहता है, माँ बाप डांट देते हैं तो माइल्ड डिप्रेशन चला जाता है। माइल्ड डिप्रेशन नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इट रिक्वायर्ड गो आउटसाइड, एंजॉय, देन कम बैक टू होम। तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर थोड़ी बहुत थेरेपीज की जरूरत होती है, दोस्तों के संग घूम लो, आउट बस्ट कर दो, ये माइल्ड डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जिसके अंदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, कोई थेरेपी की जरूरत नहीं होती। अब यदि डिप्रेशन मॉडरेट हो गया है तो आप साइकोथेरेपी से सही कर सकते हो, और सीवियर डिप्रेशन हो गया है तो आप दवाई स्टार्ट कर सकते हो, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो। तो इस किताब वाले ने लिखा है न्यूरोटिक डिप्रेशन। न्यूरोटिक डिप्रेशन मींस भैया डिप्रेशन यहां माइल्ड ही है, यहां पे कोई साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप यदि मेरी सुन रहे हो और आप यदि पढ़ रहे हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उस न्यूरोटिक डिप्रेशन के बाद में हाइपोकॉन्ड्रियसिस, 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 और एक वर्ड आ गया न्यूरोस्थीनिया। अब इनकी एक एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूं कि एक एक लाइन में कैसे बोलेंगे, क्योंकि अब तो हम पूरी डिटेल में इनको पढ़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन एक एक लाइन में इनको समझ लेते हैं। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी होती है इमेजिन्ड फियर ऑफ एनी सिचुएशन। मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रहा हूं, अंदर क्या होगा, चलो चलो सुसु करके आते हैं, चलो चलो बाथरूम करके आते हैं। ये क्या हुआ? इमेजिन्ड फियर। शादी होने वाली है लड़की की, घर कैसा होगा, पति कैसा होगा, सास कैसे होगी, कैसे एडजस्ट करूंगी, किस साबुन से नहाते होंगे, क्या खाते होंगे, नाश्ता भी बनता नहीं बनता, चाय पानी वाली बनती हो कि नहीं बनती हो, ये क्या होता है? एक इमेजिन्ड फियर। ये क्वेश्चंस हर पर्सन के माइंड में रहते हैं, जब भी नॉर्मल है आप। तो ये क्या हुआ? इमेजिन्ड फियर। और जब वो लड़की वहां चली जाती है, उस सिचुएशन के अंदर पहुंच जाती है और 1-2 साल रह लेती है, तो वो बोलती है सासू मां अब तो मैं मालकिन हूं इस घर की, एंजाइटी खत्म। फिर एंजाइटी सासू मां को होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या हुआ? एंजाइटी, इमेजिन्ड फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज एंजाइटी। अब भैया एंजाइटी के टाइप्स भी मैं बता देता हूं आपको। एंजाइटी 2 तरीके की होती है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा रुखसाना? एंजाइटी 2 तरीके की होती है, स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी। स्टेट मींस कंडीशन के हिसाब से। अरे भाई तुम्हारी कोई बीमारी डायग्नोसिस हो गई है और तुम उसके कारण एंग्शियस हो रहे हो, तो ये स्टेट मींस एक कंडीशन है, तुम्हें एंजाइटी होना जरूरी है, ठीक है, हो गई। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं, वो एंग्शियस रहते हैं हर चीज के लिए। सर जी क्लास में आ गए तो एंजाइटी, सर जी चले गए तो एंजाइटी, सर जी मिल गए तो एंजाइटी, शक्ल आ गई तो एंजाइटी, सपने में आ गए तो एंजाइटी। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में एंजाइटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट मींस उनके गुणों के अंदर ही वो एंजाइटी आ गई। चलो दूसरा हो गया फोबिया। एक एक लाइन में समझाना है, ये मैं तो पूरा डीजी समझाने को जा रहा हूं। फोबिया क्या हुआ? इरेशनल, इलॉजिकल फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज फोबिया। वीडियो चल रही है, बिना देखते रहना भाई। इरेशनल, इलॉजिकल फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज फोबिया। जूफोबिया, जानवर से डर लगना। जीनोफोबिया, स्ट्रेंजर से डर लगने लगा।
अरे फोबिया जानवर से होना ठीक है, तुम शेर के सामने खड़े हो तो फोबिया होना चाहिए, तुम कहो जी मुझे तो नहीं है फोबिया, आ जाओ शेर भाई साहब सामने खड़ा हूं, ये फोबिया नहीं है, ये मेंटल इलनेस है, वरना वो परमानेंट फोबिया खत्म कर देगा। जू फोबिया मींस आप इमेज देख के घबरा रहे हो, वो अंदर है, जाल के अंदर है तो उसको देख के घबरा रहे हो, इस तरीके की कंडीशन को कहलाते हैं जू फोबिया। आप पेट एनिमल से घबरा रहे हो, प्यारे से पक्षी से घबरा रहे हो, इसको बोलते हैं जू फोबिया। अब शेर सामने खड़ा है फिर फोबिया, अरे वो तो जायज है, वो फोबिया नहीं है, वो वास्तव में डर है और डरना भी चाहिए वरना निपटा देगा। दैट इज नॉट नोन एज फोबिया। फोबिया का पहला मतलब है इर्रेशनल, जिसका कोई रैशनल नहीं हो, इलॉजिकल। मैं शेर का फोटो देख के डर रहा हूं, ये क्या हुआ? फोबिया, जू फोबिया। अरे फोटो में से शेर थोड़ी हो जाएगा, और शेर ओरिजिनलिटी में हो तो फिर तो डरना जायज है। तो फोबिया की जब डेफिनेशन आती है, इर्रेशनल, इलॉजिकल, फियर ऑफ एनी सिचुएशन और कंडीशन इज नोन एज फोबिया। उसके बाद आता ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों आधी से ज्यादा मेडिकल साइंस की जितनी भी किताब है, जो हिंदी इंग्लिश पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझ में आ जाती है, इंग्लिश को हिंदी करना आना चाहिए। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड इमेजेस आना, कंपल्सन मीन्स होता है एक्ट करना। इमेजेस कैसे? मैंने इसको टच करा, कोई टेबल टच कर दी, मेरे माइंड में इमेजेस आना स्टार्ट हो गया है, अखिलेश जी हाथ गंदा हो गया है, हाथ गंदा हो गया, हाथ में कीटाणु लग गए, यहाँ पे अभी कोई बच्चा बैठा होगा, उसके जुकाम हो रही होगी, उसने अपना हाथ लगा दिया होगा, कोहराइजा उसको हो रहा है, कोई वायरस यहाँ लग गया होगा, वो वायरस तुम्हारे हाथ में लिपटा हुआ है, अब तुम यूं करोगे तो तुम्हें हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ना यार। बोला नहीं 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 कर लो। देन व्हाट? आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स। ऑब्सेशन मीन्स इमेजेस आना, और जो हाथ में धो रहा हूं उसको बोलते हैं कंपल्सन। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अरे भाई एक दो बार आए तो कोई डिसऑर्डर नहीं होता, मैंने बोला ना मेंटल इलनेस। यदि आप किसी रेंज को ज्यादा से ज्यादा पार करो तो वो कहलाती है डिसऑर्डर। अरे एक दो बार स्टूल पास कराए, 3 बार पास कर लिया तो कोई डायरिया थोड़ी है। डायरिया कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी, कितने से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को डायरिया बोलते हैं? मोर देन 7, 8, 6 से ज्यादा या 7 से ज्यादा, मोर देन, उसको बोलते हैं डायरिया। एक दो बार में डायरिया नहीं होता, 3 बार में भी डायरिया नहीं बोलेंगे। यदि 6 से ज्यादा बार बार आप जा रहे हो, बार बार भूखे आ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरिया। डायरिया के अंदर सबसे बढ़िया क्या? ओआरएस। तो भैया ओआरएस के कंटेंट पढ़ लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। सब लोग गर्दन तो हिला देते हो, पढ़ता कोई नहीं है। गर्दन में तो ऐसे हिलाते हो जैसे स्प्रिंग सेट करके लेके आए हो कि जहां भी करो हिल जाएगी अपने आप। तो ओआरएस के कंटेंट पढ़ लेना। कल मैं आपसे पूछूंगा काजल मैडम, ठीक है, अभी पूछ लेंगे, मैं ब्रेक दूंगा ना बीच में 5 मिनट 10 मिनट का, तो आपको ओआरएस के कंटेंट देख के मुझे बताने, जिससे कि मुझे भी याद हो जाए। टीचिंग दोनों साइड का कोऑपरेशन होता है। टीचर को ज्यादा पता होता है, ये सच बात है, लेकिन मजा जब आता है जब स्टूडेंट भी सामने से बल्लेबाजी करे। अब शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, राहुल द्रविड़ टक वही कर रहा है, तो वो कोई मजा थोड़ी आ रहा उसमें तो फिर सहवाग को उतारना चाहिए भाई कि वो भी बल्लेबाजी करे, वरना वो कहेगा यार मैं वहां से भागता हुआ आ रहा हूं, ये यही रोक लेता, तो यहीं से फेंक दो, किसी और को उतरवा लो। जब मैच देखते थे तो यही तो कहते थे कि बेटा ये वहां से भग के आ रहा है और इसको रोक नहीं है, रन ना तो रन देना ना भागना, ये बॉल को बस रोक देगा, खड़ा कर देगा, बैट को अंदर भी नहीं घुसने देगा, सामने वाला भी दुखी। तो भैया तुम भी सामने से बॉलिंग करो, बल्लेबाजी करो, दोनों तरफ से कोऑपरेशन बढ़ाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। डीसीडी डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, नॉट कंपल्सिव, ये कन्वर्जन डिसऑर्डर। दोस्तों कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हमारे माइंड के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन भरा रहता है, ये स्ट्रेस और टेंशन कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा कई कहते हैं जी मुझे बाबा जी आते हैं और वो हिलने लग जाते हैं, जोर जोर से हिलते हैं ना गांवों के अंदर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंजाइटी के ऊपर। तो एंजाइटी में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेट और स्टेट एंजाइटी। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं उसका। ट्रेट और स्टेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के गुणों के अंदर ये एंजाइटी आ जाए तो उसे ट्रेट एंजाइटी बोलते हैं। स्टेट एंजाइटी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी कंडीशन के अंदर यदि किसी को एंजाइटी होती है तो स्टेट एंजाइटी।
किसी की शादी होनी है, किसी के घर में बच्चा होने वाला है, किसी को नई जगह एडजस्टमेंट करना है, उससे रिलेटेड एक सिचुएशन से रिलेटेड यदि कोई एंजाइटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट एंजाइटी। उसके बाद जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा, तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है बेटा फिजिकल सिम्टम्स। इस फिजिकल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इस फिजिकल सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले आता है बेटा रेस्टलेसनेस और फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन। ये दोनों हमारे क्या बेटा कि जो है ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, फियरफुल एक्सप्रेशन या रेस्टलेसनेस। आप चेहरा देख के भी बता सकते हैं कि कौन एंजाइटी में और कौन नहीं है। कई बार किसी का चेहरा होता ना, जैसे डिप्रेशन वाले का चेहरा कैसा होगा, मास्क लाइक फेस, आंखें झुकी हुई होंगी, मुंह से बोलेगा नहीं, उदास होगा, पेसिमिस्टिक चेहरा दिखेगा। कई लोग जो चेहरा देखा होगा आपने, बिल्कुल निराशावादी। ये चेहरा बहुत कुछ बोलता है मेरे दोस्त, ये आंखें बहुत कुछ बताती है। ये तो जमाना बदल गया, वरना मोहब्बत आंखों से ही समझ लेते थे लोग। तो है क्या है, पेसिमिस्टिक चेहरा, मींस बोलते ना फेस रीडिंग। लोगों को फेस रीडिंग आती है और फेस रीडिंग इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो फेयरफुल फेशियल एक्सप्रेशन, ये सिम्टम्स हुए। उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स की इसके अंदर हम आते बेटा मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो मोटर सिम्टम्स के अंदर रेस्टलेसनेस हो गया, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर ये मोटर सिम्टम्स आ गए, रेस्टलेसनेस और फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बेटा ऑटोनॉमिक और विसरल सिम्टम्स। ऑटोनॉमिक और विसरल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या होता है, व्हेन योर पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट, दैट कंडीशन इज नोन एज टेकिकार्डिया। दूसरा क्या होता है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्निया के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन मींस 90 डिग्री के एंगल पर, और सेमी फाउलर पोजीशन 45 डिग्री के एंगल पर। ये फाउलर पोजीशन क्या काम करती है, जब एक पर्सन को हम फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं तो ये डायफ्राम को रिलैक्स करती है और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे कि लंग्स के एक्सपेंशन या लंग्स के फैलने की जगह ज्यादा हो जाती है और वो पर्सन सांस ले सकता है आराम से। तो डिस्निया के अंदर फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर प्रोवाइड होती है, मींस पेशेंट 90 डिग्री पर इरेक्ट बैठा हुआ होगा और उस दौरान उसको यदि कुछ खाना पीना देना है तो आप कार्डियक टेबल प्रोवाइड करेंगे, उस कार्डियक टेबल के ऊपर वो बैठ के खा सकता है। इसके बाद सेमी फाउलर पोजीशन 45 डिग्री के एंगल पर। दूसरा जो सिम्टम्स आता है बेटा स्वेटिंग। अब यदि स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनोलॉजी के अंदर डायफोरेसिस। ये आपको याद करना है कि डायफोरेसिस मींस इंक्रीज स्वेटिंग, ज्यादा स्वेटिंग होना डायफोरेसिस कहलाता है। और एक हो गया बेटा हमारा क्या, ड्राई माउथ। इस ड्राई माउथ को हम टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जीरोस्टेमिया। अब इनको बताने का मतलब क्या बेटा, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ड्राई माउथ इज नोन एज, और कई बार बच्चों को नहीं पता होता। ये फंडामेंटल में हो या मेडिसिन में हो, ये शब्द मेरे पास आया तो मेरा बताने का फर्ज बनता है जो आपको याद करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन बढ़ जाएगी भाई, बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे, आप लोग भी जाते होंगे, मैं भी जाता था जब कोई भी MICTURATION, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। आप एग्जाम देने जा रहे, आपका इंटरव्यू है, बार बार आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन आएगा। उसके बाद डायरिया, कि ये एंजाइटी कभी सभी डायरिया भी पैदा कर देती है। कई बार देखा होगा ज्यादा एंजाइटी होगी, सीवियर एंजाइटी उन्होंने फील कर ली, उनको डायरिया लग गया। ये क्या कहलाता है बेटा, हमारे ऑटोनोमिक और विसरल सिम्टम्स। ये सिम्टम्स समझ में आए, ये एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स के अंदर मोटर सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस और फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन। ऑटोनोमिक और विसरल सिम्टम्स टेकिकार्डिया, डिस्निया, स्वेटिंग, ड्राई माउथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन एंड डायरिया। अब इसके बाद में बेटा हमारे होते हैं साइकिक सिम्टम्स। साइकिक सिम्टम्स पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ना,
अब दोबारा बोलने में ये होता है, वो फिर जल्दी जल्दी में साइकिक सिम्टम्स। जब हम साइकिक सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा, तो एंजाइटी के अंदर सबसे पहले कंसंट्रेशन पुअर होता है। जब ही तो मैं आपको बोलता हूं जिंदगी में पढ़ाई करनी, खुश रह के पढ़ाई किया करो। रो के, दुखी होके, एंशियस होके, डिप्रेसिव थॉट लेके पढ़ोगे, जीवन में कभी याद नहीं होगा। आप खुश होकर पढ़ो, किताबों को बड़ी प्यारी नजर से देखो, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, गाय अपने बछड़े को देखती है, ऐसे ही ये हमारी जान है, ऐसे महसूस करो। जिंदगी में खेल तो महसूस का ही है ना दोस्त। फील, साइकेट्री बोलती है फील के लिए ही तो आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, फील के लिए भी हम सुंदर बनते हैं, फील के लिए ही तो मेकअप करते हैं। यदि मेकअप करने से फील नहीं आए तो फिर तो कौन मेकअप करेगा। मार्केट प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे, कंपनियां डूब जाएगी, लाखों मजदूर नीचे चले जाएंगे। सब काम फील का है मेरे दोस्त। कंसंट्रेशन पुअर। दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन क्या है बेटा, कई ये पूछते सर डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन। मेरी बहन, मेरे दोस्त पांडे जी, पांडेन राय साहब, अटेंशन मीन्स एकाग्रचित होना, मेंटल एक्टिविटी है ये। अटेंशन का डिस्टर्ब हो जाता है या डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन यदि पूछा जाए तो वो डिस्ट्रक्शन होता है। ये चीज समझ में आई। फिर अफेक्टिव सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, ये तो हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स हो गए, ये हो गए हमारे कॉग्निटिव सिम्टम। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज, अब याद आ गई है तो। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कॉग्निटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद करना है लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, परसेप्शन, ये सारे हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस है। अटेंशन, ये हमारे सारे कॉग्निटिव फंक्शंस है। कॉग्निटिव फंक्शंस मींस जिनसे हम नॉलेज गेन करते हैं। शोएब, कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन मींस नोइंग मींस जानने की क्षमता। जिन चीजों से हम जानते हैं उनको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। जैसे लर्निंग के थ्रू हम जानते हैं, मेमोरी के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू, जजमेंट के थ्रू, अटेंशन के थ्रू। ये क्या है, ये हमारे माइंड के कॉग्निटिव फंक्शंस है। रीजनिंग, ये माइंड का कॉग्निटिव फंक्शंस है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कौन सा कॉग्निटिव फंक्शंस है, कौन सा नहीं है, किससे आप नोइंग करते हो, किससे नहीं करते हो। आप ये क्वेश्चन दे दो एग्जाम में, मैं बता रहा हूं अच्छी से अच्छी कोचिंग का पढ़ा हुआ लड़का क्वेश्चन नहीं करके आएगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी कोचिंग के पढ़े हुए टीचर क्या पढ़ा रहे, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, उनको ये नहीं बता रहे कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होता है, उनको ये नहीं बता रहे क्या सिम्टम्स होता है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस को आपको याद हुआ कौन कौन से कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हो गए। अफेक्टिव सिम्टम्स के अंदर क्या आएगा बेटा, अफेक्टिव सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, वेग्यू सेंस ऑफ फियरफुलनेस। अब दोस्त अफेक्टिव मींस, कॉग्निशन तो मींस होता है नोइंग करना, जानना, और अफेक्ट मींस होता है फील करना। अरे एंजाइटी फील होगी हमें तो हमें फियर लगेगा, डर लगेगा, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, हम रिलैक्स होना बंद हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इरिटेबल हो जाएंगे, इरिटेबल या इरिटेबिलिटी। ये क्या होंगे मेरे दोस्त, ये अफेक्टिव डिसऑर्डर होंगे। मेरे बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी, कॉग्निटिव मींस नोइंग, जानना। हम इस दुनिया के बारे में जानते कैसे हैं, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के थ्रू। समझ में आ रहा है अभिमन्यु? कॉग्निटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं, मेमोरी, जजमेंट और रीजनिंग, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, ये कॉग्निटिव फंक्शंस है जिससे हम जानते हैं। अफेक्टिव, इस एंजाइटी का क्या अफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। एंजाइटी के कारण आपके सोशल रिलेशन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंजाइटी के कारण रिलेशन खराब हो जाते हैं। शादी के लिए मुलाकात करने गए, लड़का लड़की को मिलवाया, लड़की में एंजाइटी इतनी है, लड़का में एंजाइटी इतनी, मुझे कहा टेंशन, घबरा रही है, चेहरा सुंदर था, ऐसे लग रही है क्या हो गया, कहां है हो। कौन पसंद करेगा ऐसे चेहरे को,
हर कोई चाहता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा हमें पसंद है, स्माइल होगी हर कोई पसंद करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। घर के अंदर भी किसी का चेहरा बुरा हो, सुबह सुबह मुंह फूला रहता है तो सब लोग मुंह उधर करके सोते हैं, जिस दिन उधर चेहरा नहीं दिखाई दे ये दिन खराब हो जाएगा, इसका तो फूला ही रहता है दिन भर। सब अच्छे चेहरा देखना चाहते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ, साइकिक सिम्टम्स, ये चीज समझ में आई, ये हमारे सिम्टम्स कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं बेटा ईटियोलॉजी की। मेरे भाई ईटियोलॉजी साइकेट्री की बड़ी इजी है यार, बस समझना है आपको कि कैसे क्या होता है। ईटियोलॉजी के अंदर देखो बेटा, साइकेट्री के अंदर कोई भी ईटियोलॉजी है वो नॉन नहीं है, नॉट नॉन। इस नॉट नॉन को एक टर्म के अंदर इडियोपैथिक भी बोला जाता है कि भैया हम प्रॉपर कॉज नहीं बता सकते। जैसे यदि हमको आपको बुढ़ापे के अंदर कोई बीमारी हो जाए तो हम बता सकते हैं कि हमें किस कारण बीमारी हुई, नहीं बता पाएंगे। इडियोपैथिक अननोन कॉज, लेकिन तो भी कुछ तो हम पढ़ना है। तो इसका जो मेन कॉज है क्लियरली नॉट नॉन है, पर मैनी थ्योरीज आई है जिनके अंदर कुछ हम करेक्ट कॉज पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला तो थ्योरी जो है वो है साइको डायनेमिक थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बोला है मेरे भाई, इस थ्योरी ने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी एक इंटरनल साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है, हमारी बॉडी का इंटरनल साइकोलॉजिकल, मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे तरीके से। साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, हमारा बैलेंस है, हम बैलेंस में बैठे हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब यदि इस इक्विलिब्रियम में कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ जाए, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई, कैसी सिचुएशन आई मोहित, तुम्हारी शादी है नेक्स्ट मंथ। मोहित अभी कहिए ये क्या हो गया भाई, क्या होगा कैसे होगा, यहां तो कुछ भी तैयारी नहीं है, तो प्लान भी नहीं था, ये तो घर वालों ने कर दिया काम का। एक सिचुएशन आ गई आपकी, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, एंजाइटी अराउज होने की, अराउज हो जाएगी। एंजाइटी जब अराउज होगी तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करते हैं ना भाई। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म आपने क्या यूज किया भैया, रिप्रेशन। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का एक टाइप है, ये आपने यूज करा। आपको कोई सिचुएशन आपके माइंड में आई, हम डिफेंस मैकेनिज्म, कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया कंपटीशन के में, वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, कोई बात नहीं यार इस बार रह गया तो कोई बात नहीं, अगली बार ढंग से तैयारी करेंगे, हम करेंगे। तो ये क्या हुआ उसका, ये हुआ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन। अब ये रिप्रेशन प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, यदि दो सिचुएशन बनती है, ये सक्सेस हो गया डिफेंस मैकेनिज्म तो नो एंजाइटी, और यदि ये नॉट सक्सेस हो गया डिफेंस मैकेनिज्म तो क्या करेगा पर्सन, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करेगा। सही बात है ना बेटा, अरे मेरे भाई सही तो है। हमें किसी चीज में तनाव होता है, हमारी किसी बात को लेकर किसी से बहस हो गई, हमें एंजाइटी हो गई, एंजाइटी में हम डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेते हैं ना। हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आ रही है बहुत तगड़ी, ओ आज तो तगड़ा कांड कर रहे हैं, आज तो मार लूंगा, आज तो घर चली जाऊंगी मैं छोड़ के, बहुत सुन ली। थोड़ा सा आप बाहर आए, थोड़ा सा मूड ठंडा हुआ आपका, आपके माइंड में डिफेंस मैकेनिज्म आया, चलो यार कोई बात नहीं, केयर भी तो बहुत करते हैं किसी चीज को लेके हो गए होंगे, कोई बात नहीं। ये डिफेंस मैकेनिज्म आया, आपकी एंजाइटी, आपका प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन सॉल्व हो गई। लेकिन यदि कभी किसी सिचुएशन में यदि वो परसिस्ट रह गया तो आप सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, मम्मी आज तो ऐसा हो गया, मम्मी मैं तो आ रही हूं आपके पास। अब सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म मम्मी उसको समझा रही है, अरे बेटा मत आ, आदमी औरत तो लड़ते रहते हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं है, क्या चीज चल गई, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म। अब भैया सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म काम कर गया तो काम बन गया,
और नहीं हुआ तो एंजाइटी डिप्रेशन जो होना है वो हो जाएगा। तो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। अब सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे आपने सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करा कन्वर्जन। ये कन्वर्जन यदि फेल हो गया और ये कन्वर्जन यदि सक्सेस हो गया, फेल हो गया तो एंजाइटी हो जाएगी और सक्सेस हो गया तो नो एनी डिजीज। ये साइकोडायनेमिक थ्योरी बोलती है। मेरे दोस्त है ना बहुत इजी। बेटा कन्वर्जन का वही मीन्स है कन्वर्ट करना। जैसे कोई एंजाइटी सिचुएशन हुई, आपने उसको कन्वर्ट करके अपना माइंड का कहीं और सेट लगा लिया, कन्वर्जन। या बॉडी के सिम्टम्स के, आपके माइंड के अंदर एंजाइटी है, आपने गाना चलाया और आप डांस करने लग गए जोर जोर से, कन्वर्जन। ये चीज समझ में आई आपको? ये मैं सारे वर्ड्स आपको समझाऊंगा, लेकिन साइकेट्री की साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर मेरे दोस्त है क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का खेल है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म और सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म। अब कोई पूछे फोबिया, फोबिया के अंदर क्या होगा भैया? ये सब कुछ आ जाएगा, इंटरनल इक्विलिब्रियम बैलेंस, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, यहां ये रिप्रेशन आ जाएगा, सक्सेस हो जाएगी एंजाइटी, इधर भी एंजाइटी नॉट सक्सेस हो गई, यहां आ जाएगी एंजाइटी, ये आ गई एंजाइटी, एंजाइटी परसिस्ट। अब इसमें आप लिखोगे आगे जाके, एंजाइटी परसिस्ट मींस रहती है, दैट लीड्स फोबिया। फोबिया भी तो एंजाइटी से मौजूद है यार, ऐसे थोड़ी डर लगता है। डर लगते हैं, देखते हैं नीचे, बहुत ऊपर खड़े हैं हम लोग, थोड़ी सी एंजाइटी आती है, ज्यादा देर तक ये एंजाइटी रहती है तो ये फोबिया बनती है। एंजाइटी और फोबिया अनरियल सिचुएशन का माना जाता है मेरे दोस्त, अनरियल। मैंने आपको बताया ना, शेर सामने हो तो डरना चाहिए यार। वहां तुम कह दो नहीं, साइकेट्री ये कहती है कि शेर से यदि डर लगता है तो ये जू फोबिया होता है, नहीं हम तो नहीं डरेंगे, तो आप निपटा दिए जाओगे, फिर आपकी स्टोरी सुन के लोग डरेंगे। तो ऐसा फोबिया नहीं करना। तो ये चीज समझ में आई? साइकोडायनेमिक थ्योरी मींस आपका जो माइंड का इंटरनल इक्विलिब्रियम है, इसमें यदि कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई तो आप प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे। यदि ये डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो आप सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे। यदि सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो कई लोग टर्सरी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे कई बार कई टेंशन होती है तो टेंशन में क्या करता है आदमी, चलो घर के बाहर, क्या करो, चलो सुट्टा मार लो, चलो खैनी खा लो। उसके बाद क्या करेगा, टेंशन खत्म नहीं हो रही, चलो भाई 2 लाइट पैक मार लो। ये क्या चल रहा है? अरे पैक मारना, ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में आपको साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज की आदत लग जाती है। तो ये इटियोलॉजी का पहला चीज समझ में आया, साइकोडायनेमिक थ्योरी समझ में आई मेरे दोस्त। दूसरी जो थ्योरी आती है वो है बेटा बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी, इस बिहेवियर थ्योरी ने क्या बोला है एंजाइटी के लिए? इनहेरेंट रेस्पॉन्स। हमारे जो इनहेरेंट रेस्पॉन्स होते हैं ना, इनहेरेंट रेस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गन्स टू पेनफुल और डेंजरस स्टिमुलाई, ये चीज आती है देखो समझ में। इनहेरेंट रेस्पॉन्स, जो रोड पे रह के संघर्ष करके जीवन जीते हैं उनको कभी एंजाइटी नहीं आती। जिसको शाम का खाने का पता नहीं होता उसको एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी उसको होती है जिसको शाम को यह पता होता है खाने के अंदर क्या क्या खाना है, क्या क्या चॉइस लेनी है, क्या क्या करना है, कहां जाना है, क्या करना है। वो एंशियस रहता है शाम को होटल ललित में जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां ये आएंगे, ये कपड़ा पहनना है, ये टाई पहननी है, ये करना है। जिसके पास खाना ही नहीं उसको क्या एंजाइटी होनी है? उसको तो जो मिल गया वो बढ़िया ही है। तो इनहेरेंट मींस मदर और फादर, पेरेंट्स स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करने के लिए क्या सिखाते हैं तुम्हें। जैसे कई टेडी बॉय होते हैं ना, अमीर बच्चों के, अमीर बाप मां के बच्चे, छोटी सी सिचुएशन, मम्मा कैब बुक कर दो, कोचिंग जाना है। एसी कैब में बच्चे बैठ के आ रहे हैं, उनके मास्टर जी आ रहे हैं स्कूटी से, बच्चे आ रहे कैब से, मास्टर जी की शर्ट 200 रुपए की,
बच्चे ने पहन रखी है 2,500 की। मैं ये नहीं कह रहा भाई वो उसका भाग्य है, ये हमारा भाग्य है, मैं सिंपल सी बात। लेकिन इनहेरेंट का मींस बच्चे को सिखाना चाहिए कि यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये नहीं है छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए और बच्चे टंग गए। कोटा के अंदर जाके देखो बच्चों का फ्यूचर क्या खेल रहा है, ताश के पत्ते की तरह बच्चों का जीवन उजड़ रहा है। जिंदगी के अंदर एक सरकारी नौकरी और एक आईएएस आईपीएस, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा आईएएस और आईपीएस का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। लोग आईएएस बनने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। अरे सब कुछ हो दुनिया में, इसको यहां हावी नहीं होने देना यार। भूखे तो आप पहले भी नहीं मरते थे, अब भी नहीं मरेंगे। भारत ऐसा देश है जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई ना कोई दे के चला जाएगा। घर के बाहर बैठ जाओगे तो आस पड़ोस की दे देंगे 2 रोटी का। इस देश के अंदर इतनी नस्लियत और इतनी तो है कि यहां कोई भूखा नहीं मरेगा। बाकी तो हम सब नेतागिरी के शिकार है, क्योंकि हम सब के अंदर भी एक अंदर मरा हुआ नेता है। हम भी चाहते हैं कि टिकट हमें भी मिल जाए तो इलेक्शन तो हम भी लड़ने की फिराक में रहते ही हैं, क्योंकि हमें भी नेता है। अंग्रेज परेशान हो गए कि इंडिया के बंदों के इतने इतने रूप है यार, ये तो समझ में नहीं आती है कौन है। यहां बैठते तो वैसी बात है, वहां बैठते तो वैसी बात है, वहां बैठते तो ऐसी बात है। या तो भाई भाई की निपटा रहा है, हम तो अंग्रेज है भाई। तो बिहेवियरल थ्योरी की जब बात करते हैं तो बेटा इनहेरेंट रेस्पॉन्स होता है। इनहेरेंट रेस्पॉन्स मींस आपको यदि कोई प्रॉब्लम कोई सिचुएशन आ गई तो उसे कैसे रेस्पॉन्स देना है। जब भी तो हम सिखाते हैं बच्चों को, बोलते हैं बेटा कि यदि कोई भी आए आप मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो, माइंड को फ्रेश करो, किसी भी टेंशन को यहां लेके नहीं जाना दिमाग पर। पहले हम भी हर टेंशन को दिमाग पर ले जाते थे, हर चीज यहां पहुंचती थी। यहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, हमें सर में दर्द रहने लग गया, सर दर्द बिल्कुल बनना था। हम गए न्यूरो वाले के पास, उसने लिखा एंजियोलाइटिक ड्रग बेंजोडाइजिपिन। हमने जैसे बेंजोडाइजिपिन को देखा, ओ मैंने कि ये तो अपनी फैमिलियर ड्रग है। साइकेट्री के आदमी इसने एंजियोलाइटिक लिख दी, मींस अब हमें समझ में आ गया हमें एंजाइटी है, इस कारण हेडेक हो रहा है। विजन विजन सब क्लियर है, बढ़िया, दोनों ट्यूबलाइट चल रही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने कि हम लोड ज्यादा ले रहे हैं, मैंने कि फट जाएगा। हमने उस दिन से लोड लेना छोड़ दिया। कोई दुनिया में कुछ भी करे, कितना भी जाए करे, लोड नहीं लेना दिमाग पे, लोड हाथों तक ही रखना है बस। तो लोड लेना बंद। मार्कशीट आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, लोड यहां नहीं लेना है, काम हो जाना चाहिए बस। लोड नहीं लेना, लोड ले लिया तो तुम ही नहीं बचोगे तो आगे कौन लोड लेगा। तो बेंजोडाइजिपिन इज एंजियोलाइटिक ड्रग। हिमांशु सुधराव मेरा ही एग्जाम्पल टोक दिया। ये जिंदगी की जरूरत है यार। काम करो, काम को इतना मत करो कि वो आपको मानसिक रोगी पे बना दे, आपको टेंशन दे दे, आपको स्ट्रेस दे। कंपटीशन की तैयारी करो, हेल्दी कंपटीशन रखो, सक्सेस हो। ये नहीं कंपटीशन के चक्कर में जैसे कोटा के अंदर सपने ऐसे दिखा दी, 33% बाप के और मां के बने और बच्चे से बेटा IIT में आनी चाहिए पहली रैंक तेरी, मैं देखना चाहता हूं, नहीं हम मर जाएंगे। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यंग एज के बच्चे। 12वीं क्लास के बाद IIT, पापा मैं नहीं कर पाऊंगी IIT। देखा उन बच्चों का क्या मनोबल है। अरे मेंटल हेल्दी होना चाहिए बच्चों को, चाहे 4th क्लास चपरासी बने, चाहे कलेक्टर ना बने। दुनिया में हर कोई कलेक्टर नहीं बनता, जिसको जिंदगी जीने की कला आनी चाहिए बस। लाइफ क्या है, लाइफ इज एन आर्ट। मेरे यहां एक 4th क्लास का आदमी 30,000 40,000 रुपए की सैलरी में बड़ा मस्त रहता है, बहुत मस्त रहता है। उस जैसा मस्त मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं भी। 30-40,000 रुपए में सफाई कर्मचारी है मात्र, और वो किसी एचओडी किसी मंत्री से भी बढ़िया मस्त रहता होगा। उसको पता है 2 लाइट पैक मारने और बढ़िया झाड़ू उठा के सफाई करना है, बस अपना एक ही काम है। गुरुजी मस्त है, अपन तो कोई टेंशन नहीं है। तो लाइफ इज एन आर्ट। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस जो आती है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको सॉल्व करना आप सीख जाओगे, आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी। मेरी क्लास जो मैं आपको ले रहा हूं, ये नहीं है साइकेट्री पढ़ा रहा हूं, इस साइकेट्री पढ़ाने के साथ में जीवन जीने की कला भी दे रहा हूं, जिसको आप एक्सेप्ट करो और सीखो और खुश रहना, चिल्ड बर्फ की तरह। कोई आग भी फेंक दे तो वो तुम में समा जाए। मुझे कभी गुस्सा करते दिखा जाने क्या, ओ गुस्सा नहीं आती मेरे को, मेरा गुस्सा मेरी वाइफ के लिए आती है बस। बिहेवियर थ्योरी। अब बिहेवियर थ्योरी के बाद थर्ड आता है बायोलॉजिकल थ्योरी। मेरी वाइफ क्या और मेरा तो क्या है, मैं जैसे ओटी में काम करता हूं तो मैं शांत रहता हूं, धीरे बोलता हूं, बोलने की आवाज नहीं। मेरी वाइफ वार्ड में काम करती है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है।
उससे बोलता हूं धीरे बोला कर, जोर से क्यों बोलती है, दो बात कर रहे तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए, लेकिन आवाज खुली हुई है, गला पूरा जैसे होता है ना, कई बार बच्चे पैदा करते तो वो दाई गला ज्यादा साफ कर देती है, सक्शन ज्यादा हो जाता है तो वो गला पूरा खुल जाता है कईयों का। और हम तो वैसे हैं जिनको रुए के पोए से साफ किया सरसों का तेल लगा के, पता है तुम्हें, रुक सकते ऐसे साफ करते थे पहले गांव के अंदर, कोई सक्शन नहीं होता। हम जैसे पैदा हुए तो क्या करती थी दाई, जाओ रुई ले आओ, तो कोई रुई ढूंढता था घर में, पता पड़े किसी आटे के पीपे में रुई मिल गई, रुई के पीपे में सरसों का तेल लगाया और अंदर वो दाई ने दिया मुंह में और यूं करके बाहर निकाल देती थी, पूरा गला साफ। सक्शन तो भी नहीं करता ढंग से, वो तो खींचता ही खींचता है बस, वो तो कोई चीज फंस रही हो उसको पूरा क्लीन साफ। तुम्हारे यहां करते, नर्सरी में नहीं करते तुम साफ, सक्शनिंग करते हो बस, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरी, बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर बेटा सबसे पहले आता है जेनेटिक एविडेंस। जेनेटिक एविडेंस 15 to 20% of the children of patient, 15 to 20%। नहीं, हमारे यहां जो दाई और ये है ना, इनको क्या कि करते वही चीजें, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली प्रॉपर नहीं है। जैसे मैंने एक बार पूछा एक दाई से, तो बोली हम भी एपिसियोटोमी करते। मैंने बोला कैसे, बोला हम टोपाज की ब्लेड मंगाते हैं, वो टोपाज की ब्लेड से कर देते, इंसिजन लगा देते वहीं पे। और फिर मैंने कि उसे रोकते कैसे हो, टांके फांके, बोला नहीं चूना लगा देते हैं वहां पे। और प्रैक्टिस चल रही है, चूना लगा देते घिसके फटाफट, वो कत्ते वाला, ब्लीडिंग रुक गई, टोपाज की ब्लेड स्टेराइल होती है। जेनेटिक एविडेंस नहीं, मेरी एक बार एक दाई से बात हुई थी तो वो बता रही थी हम ऐसे करते हैं, और रुकती होगी जब ही करती है, मैंने तो लगाया नहीं चूना मैं तो मेडिकल साइंस का आदमी हूं, मुझे तो पता है भैया, अंदर वो है बाइकल नंबर 1 सूचर लगाते हैं अंदर मसल्स के अंदर, बाहर नायलॉन लगा दो या सिल्क लगा दो। अब चूना वाली प्रैक्टिस में तो मैं हूं नहीं, अब मैं पहुंच जाऊं पुराने 50 साल में तो फिर चूना याद आएगा। 15 to 20% of children of the patient with anxiety exhibits anxiety disorder। जिन बच्चों के मां बाप को एंजाइटी होती है, उनके बच्चों को 15 से 20% चांसेस होते हैं एंजाइटी। जब भी तो मैं कह रहा हूं यार, यदि आपके पास बच्चे हैं ना, उनको मेंटल हेल्दी बनाओ। यदि वो मेंटल हेल्दी है ना, तो आकाश से भी पानी बरसा देंगे। मेंटल हेल्दी होना जरूरी है। ये जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट्स के कारण ही तो मेंटल हेल्दी होते हैं। आजकल का बच्चा तो रील दिखता है, रील से मेंटल हेल्दी होते हैं? बताओ हिमांशु, तुम देखते हो? नहीं होते ना मेंटल हेल्दी, आंखें और जाती है। और ये आईफोन में तो ऐसा फीचर हो रहा है कि उसको तो बगल में लाओ तो बोलता है मेंटेन डिस्टेंस, तो वो बंद और हो जाता है, इसको फिर दूसरा यूं हाथ करके यूं देखना पड़ता है दूर से, मेंटेन डिस्टेंस आ जाता है, फिर दूर से देखना पड़ता है। तो जैसे कभी बच्चे मांगते तो मैं ये देता हूं, बेटा जैसे नजदीक देखोगे अपने आप बंद हो जाएगा ये। जेनेटिक एविडेंस में 15 to 20%। उसके बाद आ गया केमिकली इंड्यूस्ड। केमिकली इंड्यूस्ड, तुम ये मत सोचना ये हिमांशु बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, ये क्या है, मेरा पुराना स्टूडेंट है, इसका मुझे पता है, इस कारण मैं इसका नाम लेता हूं। तुम ये मत सोचना बिगड़ी, अच्छा लड़का है, हाँ ये क्या मेरा पुराना स्टूडेंट है तो इसके मुझे को सब चीजें पता है ना, तो इस कारण इससे मैं मजाक कर लेता हूं। केमिकली इंड्यूस्ड के अंदर क्या होता है बेटा, इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट और सोडियम लैक्टेट जो होता है ना बेटा, वो एंजाइटी पैदा करता है। उसके बाद आइसोप्रोट्रेनॉल, आइसोप्रोट्रेनॉल इनहेलेशन ऑफ 5% CO2 कैन प्रोड्यूस एंजाइटी। नॉर्मली हम जब एनेस्थेटिक इफेक्ट से पर्सन बाहर आता है तो एंजाइटी होती है ना, इधर उधर हाथ पैर मारता है जी। जनरल एनेस्थीसिया के बाद जब मरीज बाहर आता है तो हाथ पैर मारता है इधर उधर, ये एंजाइटी होती है, वो मेडिसिन का इफेक्ट होता है। इसके बाद आपको ये एंजाइटी के थ्योरी समझ में आई बेटा, जिसमें आपको साइकोडायनेमिक थ्योरी करनी है। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर सारे डिजीज कंडीशंस की यही एक ही थ्योरी है कि भैया ऐसे ऐसे होता है।
आपको याद क्या करना है, साइकोडायनेमिक थ्योरी के कोई भी डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म फेल होने का रिजल्ट होता है। कोई भी डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म फेल होने का रिजल्ट होता है। डिफेंस मैकेनिज्म प्राइमरी फेल होने पर कभी डिजीज पैदा नहीं होता। सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यदि फेल होता है तो डिजीज पैदा होता है। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूटिलाइज करता है अपने आप को डिफाइंड करने के लिए। यदि वो डिफेंस मैकेनिज्म सक्सेस हो जाता है तो आपको एंजाइटी नहीं होगी या डिजीज नहीं होगा, और यदि वो डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो आपको एंजाइटी होगी। ये चीज समझ में आई बेटा, ये सिम्टम समझ में आई। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट। जब हम एंजाइटी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट आरएक्स। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आती है साइकोथेरेपी। इस साइकोथेरेपी के अंदर आता है सबसे पहले सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव, ये देखो शब्द खुद बोल रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करो। सपोर्ट मींस एक बच्चा जिसकी एग्जाम आ गई, वो परेशान हो रहा है, कम मार्क्स आ गए किसी कारण, हम चढ़े जा रहे हैं उसके ऊपर, वो एंजाइटी। सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, इस बार कम आए, हम अगली बार मेहनत करेंगे, तू पढ़ाई कराकर इमोशनली यूटिलाइज करो, हमें पढ़ना है, देख क्या कमी रही थी, तेरे नंबर कितने कम आए, इस बार पढ़ेगा तो तू ये बन जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। उन्हें मोटिवेशनल वीडियोस दिखाओ कि देख आईएएस की पावर ये होती है, डॉक्टर की पावर ये होती है, तुम्हें क्या बनना है, पावर लेनी है कि हमारी तरह लारी छाप बनना पड़ेगा, क्या करना है तुम्हें, हम देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, पिता क्या कर रहे हैं। आप जब ऐसी मोटिवेशन वीडियो दिखाएंगे, उसको समझाएंगे और उससे ऐसी बातें करेंगे कि बताओ लाल बत्ती की गाड़ी में कौन बैठता है, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के आगे पीछे पुलिस वाले रहते हैं ना, बंदूक रहती है उसके पास। तुम्हें ऐसा बनना है कि ठेले पे कुलचे बेचने, तो वो तुरंत कहेगा नहीं मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। कैसे बनना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है, दिन रात पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ये होते हैं पॉजिटिव वाइब्स, जो पॉजिटिव आप डेवलप कर रहे हो उसके अंदर। सपोर्टिव साइकोथेरेपी मींस टू सपोर्ट द इंडिविजुअल हु इज हैविंग एंजाइटी। लेकिन आजकल तो सपोर्ट कोई करता ही नहीं है। पता पड़ जाए इसको इस चीज से एंजाइटी होती है तो भगवान दोगुना करो उसके आगे, ये जल्दी निपट जाए। कई बार तो मैंने ऐसे इंसान देखे होते हैं जो किसी के मरने पे खुश होते हैं, बढ़िया निकल गया, बाप मर गया ना, अब पता पड़ेगा, पहले तो बाप खरीद लाता था आटा सब्जी सब, अब पता पड़ेगा सब्जी का भाव क्या है, अब मजा आएगा, अब आ गया हमारी जैसी सिचुएशन पे। सपोर्टिव साइकोथेरेपी मींस टू सपोर्ट द इंडिविजुअल टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज कंडीशन। दूसरा होता है बेटा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी मींस एक पर्सन इंडिविजुअल से मिलना है, डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी के अंदर, बिहेवियर थेरेपी बेटा ये याद कर लेना, बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है फ्लडिंग, ये फ्लडिंग थेरेपी फोबिया के अंदर यूटिलाइज की जाती है। फोबिया के अंदर इसका दूसरा नाम इंप्लोसिव थेरेपी है। इंप्लोसिव, IMPLOSIVE, इंप्लोसिव थेरेपी, ये फोबिया के अंदर यूटिलाइज की जाती है। समझ में आया, फोबिया के अंदर यूटिलाइज की जाती है फ्लडिंग और इंप्लोसिव थेरेपी। इसके अंदर होता क्या मेरे दोस्त, अलका मैडम, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद आपने एग्जाम दी होंगी, बहुत बार पूछा, कोई एग्जाम ऐसी है जो इसके बिना जाए। फ्लडिंग फोबिया के अंदर यूटिलाइज की जाती है। फ्लडिंग टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी है। फ्लडिंग का दूसरा नाम इंप्लोसिव थेरेपी है। जिस चीज से पर्सन को डर लगता है उसी चीज से बार बार उसका मुकाबला कराया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लडिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं, बच्चा, रात को हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे डिस्कशन के अंदर जैसे हम फ्लडिंग थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, स्टार्ट हो गई। फ्लडिंग थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, तो फ्लडिंग के अंदर जिस पर्सन को जिस चीज से डर लगता है उससे उसका मुकाबला कराया जाए। जैसे बच्चे का एग्जांपल दे रहा है, बच्चा रात में डरता है, छोटा था तो डरता है, हमने क्या करा, और रात को हम भी सो रहे हैं, और तेरे पापा सू दिमाग करा, तेरे को अभी आनी थी क्या, उधर की साइड में मम्मी लेट रही है, उससे बोल दे मम्मी सू, अरे इधर पापा से बोलना,
मेरे पीछे पड़ा होता है, हाथ पैर दर्द कर मेरे, तो मैंने ये कर लिया वो कर लिया। अब बेचारे पापा जी ज्यादा करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पापा जी क्या करते हैं, इसकर मैं मोबाइल की लाइट जला रहा हूं, तू खड़ा हो खड़ा हो। बोला मुझे डर लगता है। बोला नहीं मैं जला रहा हूं ना, खड़ा हो ना, डरना क्या बात है, गेट तो लग रहा है, कौन भूत खा जाएगा तेरे को। चलो हमने मोबाइल की लाइट जलाई। बोला खड़ा तो हो रहा हूं। बच्चा खड़ा हुआ, बोला ये सामने से लाइट ऑन कर। बोला जी लाइट ऑन हो गई। हाँ मैं देख रहा हूं, चिंता मत कर, कोई नहीं आ रहा, टेंशन मत ले, करके आ। वहीं से बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बच्चा गया। बाथरूम की लाइट ऑन कर, टॉयलेट कर, अब लाइट बंद कर वहां से, और बिना लाइट बंद करके इधर आ, और ये लाइट बंद कर। अब ठीक है, अब किसी भूत ने नहीं पकड़ा ना, कल से ऐसे खड़ा होना और ऐसे ही जाना है। बच्चा 2-3 बार ऐसे आपने प्रैक्टिस कराई। उसके बाद बच्चा क्या है, अपने आप खड़ा होगा, अपने आप लाइट ऑन करेगा, अपने आप टॉयलेट जाएगा, अपने आप टॉयलेट करके आ जाएगा, नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये क्या हुआ, ये फ्लडिंग थेरेपी है ना, नॉर्मली हम सब लोग यूटिलाइज करते हैं। जिस चीज से डर लगता है उस चीज से उसका मुकाबला कराया जाए। पहले हमें छिपकली से डर लगता था बहुत ज्यादा, लिजार्ड। एक दिन एक दोस्त आया, बोला कुछ नहीं यार, एक कपड़ा लो, छिपकली के ऊपर डाल दिया, पकड़ के बाहर फेंक दी। हम भी भूल गए, हम भी क्या करते हैं, अब छिपकली को यूं पकड़ा, इसके ऊपर कपड़ा डाला, यूं पकड़ लिया और फेंक दिया बाहर। अब मेरी वाइफ को बड़ा डर लगता है। मैं इससे कहता हूं तुम 5.5 फुट की, वो बेचारी आधी फुट की भी नहीं है, तुमसे ज्यादा तो उसको डर लग रहा है, तुम उसकी तरफ जा रहे हो, वो इधर भागती है। अरे आदमी से मुकाबला है, वो छिपकली अपने प्राण बचाते हुए घूम रही है कि ये मार नहीं दे दुश्मन पापी आदमी, तुम उससे डर रहे हो। जिस चीज से आपको डर लगता है बार बार उससे मुकाबला करवाया जाए तो आपका डर खत्म हो जाता है। इस थेरेपी को हम बोलते हैं फ्लडिंग। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूं फोबिया की फेवरेट थेरेपी है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी है। एंजाइटी के लिए भी करते, और दूसरा आता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। ये करने से क्या होता है भाई, प्राणायाम। पहले मैं जिम नहीं जाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, सारे काम ऐसे मेरी बैड हैबिट्स पड़ी रहती थी। उसके बाद मैंने अपने आप को पर्टिकुलर टाइम देना स्टार्ट करा कि भाई डेली 1-आधे घंटे खुद को देना है। मेडिटेशन करे, जिम करी, एक्सरसाइज करे, दौड़ भाग करी, योगा करा, कुछ करा इधर उधर करके, तो मेंटल हेल्दी भी रहती है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस भी रहती। पहले हम क्या तोंदूमल ऐसे रहते थे। हाँ भैया, उम्र भी ज्यादा लगने लग गई। अब लोग 40 में 35 का सोचते हैं, पहले 40 में 45 सोच रहे थे। तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये इफेक्ट डालती है, आपके मेंटल हेल्थ को मजबूत करती है। रामदेव बाबा कहता है ना, सांस अंदर लो, बाहर लो, आगे से छोड़ो, पीछे छोड़ो, आंखों से राइट दाएं बाएं करके ऊपर नीचे करो, अंदर पेट में घुमाओ, फिर निकालो। इससे हो क्या है, ये गाना भी थे सांसों का, सांसों की माला, तू सुन। तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम है ना, ये गाना है ना, सांसों की माला जप लूं। हाँ, तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये आपके मेंटल हेल्दी करते हैं आपको। नरेंद्र मोदी देखा यार, आप उसका पॉलिटिकल ग्राउंड छोड़ दीजिए, एक 70 इयर्स की एज में, आपके पिताजी तो शायद जवान होंगे, मेरे पिताजी तो 65 के लगभग तो होगी, उनमें है इतनी फुर्ती। नरेंद्र मोदी चलता है, देखो फुर्ती, देखो चलने की स्टाइल, कदम ताल, कहां कहां घूमता है, कैसे करता है, वे ऑफ टॉक, उसका बात करने का तरीका। या राहुल गांधी कुछ ही बोले मामला उल्टा ही कर देते हैं उसका, है उसके पीछे तो ऐसा पड़ रखे हैं 4-5 आदमी ऐसे सेट कर रखे किराए पे, ये सोच रहा जो बोले उसका उल्टा तुरंत निकाल दो, है। उसके पीछे वो प्रियंका गांधी को खड़ा होके अपनी बहन को वहां पे स्टेज पे न्यू हक करके पुच्ची कर रहा उसको। अरे हम भारतीय सभ्यता के लोग हैं, हमारे यहाँ बहन से तो दूर रहते हैं, टच भी नहीं करते भाई। अब तुझे कौन वोट देगा ये बता। यहां तो भारतीय परंपरा के लोग हैं कि यदि बहन आ जाए तो पैर छूते, खड़े होके दूर हट जाते हैं। तू इटली वाला सिस्टम कर रहा है, फिर यो कहेगा जी कांग्रेस निपट गई, तू निपटा तो तू ही रहा है। अब ये वीडियो डाल दूं, क्या पता मेरे पीछे पड़ जाए कांग्रेस वाले, तुम मरवाड़ा लोग मेरे। मैं पॉलिटिकली ग्राउंड नहीं, मैं एक मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं। मैच्योरिटी, आपके बॉडी के पोस्चर, आपके बॉडी की लैंग्वेज, आपके बॉडी के थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ टॉक बताता है कि आप कहां हैं, आप कौन सी जगह बैठे हैं। इसी को तो मैच्योरिटी बोला जाता है।
तो ये बेटा सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम। फिर आता ड्रग ट्रीटमेंट। जब हम ड्रग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एंजियोलाइटिक ड्रग्स आती है। एंजियोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आता है बेंजो डाइजीपिन। मेरे दोस्त ये याद रखना, मुझे याद रखना, दुआओं में याद रखना, वो गाना ना, तो तुम बेंजोडाइजीपिन को याद रखना कि एंजियोलाइटिक ड्रग है। ये पूछ ली जाती है क्वेश्चंस, विच इज एंजियोलाइटिक ड्रग, बेंजोडाइजीपिन इज ए टाइप ऑफ विच ड्रग। तो एंजियोलाइटिक, इसको दूसरे शब्दों में एंटी एंजाइटी भी बोल सकते हैं, जो एंजाइटी को कम करती है। एल्प्राजोलम, नींद की दवा। गवर्नमेंट इंडियंस ने इतनी एल्प्राजोलम ली कि बैन लगाना पड़ गया भारत सरकार को कि एल्प्राजोलम बिना डॉक्टर की प्रेस्क्राइब के मत दो। वरना हमारे इलाके में तो बहुत इसमें किए रहते हैं, पहुंच जाते थे सुबह मेडिकल की दुकानों पे, दे दो एल्प्राजोलम। हमारे मेडिकल की दुकान वाले एल्प्राजोलम से कमा गए बहुत सारे। तो गवर्नमेंट को एल्प्राजोलम बैन करनी पड़ी कि बिना डॉक्टर के नहीं देंगे। फिर पड़ गए कोरेक्स के पीछे, कोरेक्स बैन करनी पड़ी। फिर वो कप सिरप है, उनमें भी देना पड़ा भाई, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कम कर दो, खांसी थोड़ी सी लेट सही हो जाएगी पर आदमी मरेगा तो नहीं। वरना बंदे पूरी बोतल की बोतल पी जाते हैं। ये थोड़े बहुत दिन में आयोडेक्स भी बैन करवा देंगे, फिर हमारे दर्द कैसे सही होंगे? क्योंकि अब आयोडेक्स को खा रहे हैं ब्रेड में लगा लगा के, तो सरकार एक दिन आयोडेक्स बैन कर देगी, फिर हमारा दर्द कैसे खत्म होगा? फिर हम लगाएंगे आंख के पत्ते। आंख सुना? आंख के पत्ते तेल पे गरम करो और सिकाई करो। एल्प्राजोलम, लोराजीपाम और डाइजीपाम। आप साइकेट्री के आदमी हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस बड़े हार्मफुल हैं। और ये साइको, देखो नाम भी कितना रखा है, साइको एक्टिव सब्सटेंस। कोई सो रहा है बेचारा, कुछ करने के मूड में नहीं है, उसको ये सब्सटेंस दे दो, वो एक्टिव हो जाएगा। उसको कह दो चलो तुम सो मत, एक गिलास भांग पी लो, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। माइंड को एक्टिव करने के लिए स्मोकिंग, च्यूइंग, ये जितनी भी है ये क्या है? साइको एक्टिव है। च्यूइंग करने से नींद आने लग जाए तो कोई नहीं च्यूइंग करेगा। चाय पीने से नींद आने लग जाए तो कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। बोलेगा भाई पढ़ना है, दूर रख इसको। दारू पीने के बाद रोना आने लग जाए तो कौन पिएगा? दारू पीने से, एल्कोहल से यदि यूफोरिया ना होके डिप्रेशन हो जाए तो कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा। ये मेडिकेशन से बेटा बस्पिरोन, और जो मेडिकेशंस आती है इसकी, एक तो बस्पिरोन और प्रोप्रानोलोल, ये हमारी एंजियोलाइटिक ड्रग्स है। तो आज हमने ये टॉपिक के बारे में पढ़ा, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या है, एंजाइटी क्या है, उसकी साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, आपको बड़ा आनंद आया होगा। और थोड़ी देर बाद हम डिजीज कंडीशन फोबिया पढ़ेंगे। बाकी की आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर हमारी वीडियोस देखते रहो। यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, देखते रहो और जुड़े रहो। बंदे।